हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। मैंने एक दो बार नाम चेंज किया अपने चैनल का, एक बार ये दूसरी बार है। खैर, इसके बाद चेंज नहीं होने वाली, यही रहेगी। और हमने आज जो पढ़ना है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण मतलब फिर से बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई एक प्रोडक्ट को फिर नया प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसको प्रीसियस आइटम में, एक नए आइटम में चेंज कर देना। उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, है ना। विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण मतलब फिर से निर्माण करना। तो हमने इससे पहले 10 क्लास का हिस्ट्री खत्म कर चुके थे। एक ही लेसन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी, नेशनल में इंडिया यानी भारत में राष्ट्रपति खत्म कर चाहिए। और फिर पॉलिटिकल पार्टी भी सिविक्स का हमने खत्म किया था, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट ने देखा भी है और कुछ तो देख रहे हैं। तो अभी हम ज्योग्राफी से सिविक्स का एक और चैप्टर जो बचेगा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, परिणाम रिजल्ट क्या होता है लोकतंत्र का, उसका। तो अभी हमने ज्योग्राफी का, कुछ स्टूडेंट का था कि सर ज्योग्राफी के बनाइए, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आपके 10 के ज्योग्राफी के बुक से छठा अध्याय यानी पार्ट 6 लेसन 6 में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको शुरू किया है। तो पहले जो आपको कहानी दिया गया है इसमें कि बुक में थोड़ा सा पढ़ते रहती है कि दिवाली के अवसर पर हरीश जो है वो बाजार जाता है अपने माँ पिता के साथ में, और देखता है बहुत सारे ठकम ठक भरे हुए हैं जो दुकान है। तो आश्चर्य से वो पूछता है, तो उसको बताया जाता है कि कहाँ से आता है सामान, सब वे गुड्स आइटम वस्तुएं कहाँ से आती हैं। ठीक है, अब इसमें शुरू होता है आपका जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसके महत्व क्या है, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हम इसको जो अभी पढ़ेंगे तो क्या क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से, उद्योग से जो हम आइटम गुड्स बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर देश में भेजते हैं। तो उसको क्या मिलता है? उससे हमको मिलता है विदेशी करेंसी, यानी फॉरेनर करेंसी मिलता है, जिससे हमारी जीडीपी, हमारे देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, मार्ग क्लियर होता है, उसके अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे हम कहेंगे कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को, सो मेनी पीपल गोट द जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी जॉब क्रिएट करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अब जॉब कहाँ मिलेगा? कृषि से छोड़कर अब उद्योग में भी मिलेंगे। और उद्योग मैंने उद्योग से में लोग तो लगते ही हैं। दूसरी चीज देखेंगे, उद्योग के कारण बहुत सारे विदेशी देशों से हमारा क्या बनता है? तो रिलेशनशिप बनता है, ट्रेड रिलेशनशिप, यानी व्यापारिक रिश्ते बनते हैं, और इसमें कल्चर एक्सचेंज भी होते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे कि उद्योग के कारण जो है हम रॉ मटेरियल को, जैसे कि मान लो चिप्स है, आलू हम बनाते हैं, आलू से चिप्स बनाते हैं, सॉरी। तो क्या होता है, आलू कैसे मिलता है? 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये के जी, 15 रुपये के जी बिकता है। लेकिन उसी को हम चिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आलू का चिप्स। तो जानते हैं कितने पैकेट के आप लोग खरीदते हैं? ठीक है ना, यानी महंगा में कन्वर्ट हो गया। सपोज है दूध से हम दही बनाते हैं, समझिए कितना महंगा है। फिर चीज, पनीर, या फिर रसगुल्ला, मिठाई, जो भी स्वीट्स बना रहे, घी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। या फिर कॉटन, कॉटन सस्ता मिलता है लेकिन उसी का कपड़ा खरीदते बहुत कितना महंगा होता है। तो यानी प्रीशियस आइटम में कन्वर्ट कर देता है इससे। ठीक है ना। और इससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमको एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, यानी एग्रीकल्चर में आधुनिकीकरण को लाने में भी इसका योगदान है। एग्रीकल्चर ग्रोथ कराने में, जैसे कि मान लीजिए ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, और जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, यानी पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी, वो भी तो इससे आता है ना। और जहाँ पानी नहीं पहुँचती है, प्लास्टिक की पाइप जो है वही उसी से आती है। तो उससे भी हमको योगदान मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा देने में। तो जहाँ तो सिंचित भूमि नहीं थी, यानी इरीगेटेड लैंड नहीं थे, वो अब इरीगेटेड लैंड हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। क्या मिल रहा है? जॉब मिल रहा है लोगों को, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, उस अब इंडस्ट्री में, उद्योग में उसको जॉब मिलेंगे। अच्छा, उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यानी द्वितीय श्रेणी में आता है, हिंदी में बात करें तो। और प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, यानी प्राइमरी सेक्टर को हेल्प करता है डेवलप करने में इंडस्ट्री सेक्टर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राथमिक उद्योग में कौन कौन आएंगे प्राथमिक सेक्टर में? तो आएंगे मछली पालन, कृषि, एग्रीकल्चर यानी खेती करना, है ना, दूध मिल्किंग, ये सब आएगा प्राइमरी सेक्टर में। तो जैसे अब दूध से हम क्या बना दिए? दही, कर्ड, घी, चीज,
तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। जैसे कॉटन हो गया प्राइमरी सेक्टर का, उसको कपड़ा में टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो समझे ये सब महत्व है, जॉब देता है और इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिकल हेल्प मिलता है, जीडीपी बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं यानी फॉरेन करेंसी मिलते हैं, जिससे कि हम विदेशी जो कुछ खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसके लिए हमको अन्य रिसोर्सेज यानी सोना या चांदी या अन्य कोल आयरन नहीं देना पड़ेगा, हम विदेशी करेंसी खरीद लेंगे। ओके, ये होता है। अब है कहा कि ये जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है, दोनों एक दूसरे के समन्वय है, दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अलग अलग नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर क्या देता है एग्रीकल्चर को, तो भाई ये देता है आपको पाइप जो है प्लास्टिक का, जितने मशीन, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, या अन्य भी एग्रीकल्चर के लिए हथियार, जो भी उसके वेपन्स होते हैं, हथियार या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो कौन देता है, इंडस्ट्री सेक्टर देता है। जैसे पंपी सेट हो गया पानी पिलाने के लिए, इंजन है ना, मोटर हो गया, हैंड पंप हो गया, सब कौन इंडस्ट्री जो देता है हमको। प्लास्टिक के पाइप जहाँ तक इरिगेशन नहीं हो पाता है, वहाँ प्लास्टिक के थ्रू, प्लास्टिक पाइप के थ्रू हम पानी भेजते हैं सिंचाई के लिए। ओके, फिर रासायनिक खाद यानी फर्टिलाइजर भी हमको मिलते हैं, ठीक है। तो या फिर हमारा इंडस्ट्री सेक्टर हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर को। अब एग्रीकल्चर भी कैसे करता है, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे उद्योग चल पाते हैं। जैसे मान लो चीनी मिल चलती है किस वजह से, गन्ना की वजह से, यानी शुगर केन की वजह से। अगर गन्ना नहीं मिले, चीनी मिल चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। और अगर गन्ना मिल वाला नहीं खरीदेंगे तो क्या एग्रीकल्चर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यानी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गया। अब जो है, अब कर रहा है कि अब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल, है ना, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो हो गया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, महत्व क्या है इसका इंपॉर्टेंस। अब सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान क्या है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो 27% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, यानी 27% जीडीपी के फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का क्या है डिफिनेशन, तो जीडीपी ये जो है सम है ना, लास्ट और फिनिश्ड गुड सर्विसेज के सम को जीडीपी बोलते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें 27% योगदान देता है, लेकिन 27% इंडस्ट्री नहीं है, इसमें माइनिंग को भी जोड़ता है, तब 27% है, नहीं तो 17% है। कर रहा है कि ये पिछले दशक में रिसेंट में जो है आपको 9% से डेवलपमेंट कर रहा है, 9% ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब आगे नेक्स्ट साल में 12 करने का मतलब 12% करने का ले आने की ये है। और एक शॉर्ट में यहाँ पर आप देखेंगे NMCC, ये क्या है NMCC, तो शॉर्ट फॉर्म है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, है ना। क्या हो गया, तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस यानी कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी काउंसिल, है ना, ये है MNCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिटिव काउंसिल है। तो ये क्या करती है, तो जैसे जैसे हम एशिया में या वर्ल्ड में अभी भी बहुत पीछे हैं, है ना, उद्योग के डेवलपमेंट विकास में। तो हमारा इसमें क्या मोटो है कि हम जो है ये जो हेल्प संस्था, हमारा जो लक्ष्य है, जो आगे दशक में रिसेंट में 12% या 12% ले जाने का, वो ये संस्था उसको हेल्प करेगी आगे। जो हमारा लक्ष्य है, अपेक्षित लक्ष्य है, जो इतना पाएंगे, तो ये हमको हेल्प करेगी कौन, तो NMCC, है ना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है ना। तो ये हेल्प करेगी। तो इस 27% कर रही है, अब आगे 12% करने का है, तो यही योगदान है इसका। अभी 9 to 10% है, और हम कहीं ना कहीं अन्य जो देश है एशिया के और वर्ल्ड के, वो सभी पीछे हैं। तो कैसे ग्रोथ किया जाए उसके हेल्प करने के लिए लास्ट रिसेंट में जो हम 12% है, उससे आगे बढ़ने के चांसेज हैं। बाकी कह रहा है कि अन्य दुनिया की बात करें जाए तो 25 से, एशिया के अन्य बात कहा जाए, एशिया में एशियन कंट्री की बात किया जाए, ईस्ट एशिया का, तो ये कितना है, तो ये कह रहा है कि 25% से कितना परसेंट है, तो 35 तक है ग्रोथ। कहाँ, तो ईस्ट एशियन कंट्री में, ठीक है ना, ईस्ट एशियन में। तो उसको लक्ष्य पाने के लिए हम जो है, इसका फॉर्मेशन क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, कॉम्पिटिटिवनेस
काउंसिल है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है योगदान में, तो 27%। अभी 9% से ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब हम 9-10 से अब करा कि आगे में हम 12 करने का ये है, लेकिन करा कि जो एशियन यहाँ पर लिखिए ईस्ट एशियन कंट्री में अगर बात करें तो 25 से 30% ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमने NMCC का किया है, ताकि हम भी उसको लक्ष्य जा सके, ठीक है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उस गोल को, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके, उद्देश्य को। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कहाँ इंडस्ट्री लोकेट करेंगे, इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए, इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा, है ना। तो कहाँ होंगे, तो ऐसे जगह जहाँ पर हम इजी वे में मतलब लेबर मिल जाए, यानी मजदूर मिल जाए, और जिसके स्किल्ड और अनस्किल्ड, जिसको कुशल और अकुशल मजदूर, अब है ना, वो मिल जाए। वहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या हो, तो पानी वाटर अवेलेबल हो, है ना। और ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसे मॉडरेट चाहिए हमको कॉटन के लिए, तो उस तरह का क्लाइमेट मिल जाए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इम्प्रूव अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मतलब यातायात के साधन, और कम्युनिकेशन मतलब वही हेलो हाय मैसेज भेजने और बात करने का जो भी है उसको बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट की, यानी इसके बाद हम बात किस में कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में, है ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी उद्योगों का लोकेशन कहाँ सेटअप किया जाए, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ होनी चाहिए, तो वहाँ पर जहाँ पर अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर मिल जाए, है ना, पानी वाटर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हो, जोग्राफिकल, और कॉटन है तो मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, या फिर गन्ना उद्योग है तो उसके लिए, है ना। फिर क्या चाहिए, तो आने आने के साधन यातायात अच्छा हो। अच्छा, क्लाइमेट अच्छा मतलब कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जहाँ हम उद्योग सेटअप कर रहे हैं, फेवरेबल यानी उसके उद्योग लगाने सेटअप करने वाले के पक्ष में पॉलिसी हो, तभी वो सेटअप करेंगे, है ना। और इजी वे में मार्केट नजदीक हो, बैंकिंग सुविधा मौजूद हो, है ना, आसानी से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल मिल जाता हो, वहाँ कोई लोकेट करेगा, वहाँ वही लोकेशन आइडियल लोकेशन होगा इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए। यानी जहाँ उद्योग सेटअप कर रहे हैं हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, नीति है, उनके लिए फेवरेबल हो, इसके लिए उद्योगपति के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता हो, इजी से मिल जाता हो, है ना। और क्या हो, और जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छा हो, यानी यातायात आने जाने के साधन, यानी कच्चा माल ले जाने के लिए और रेडी माल को मार्केट पहुंचाने के लिए, और बैंकिंग सुविधा और बीमा की सुविधा हो। उसके बाद मार्केट मतलब में पहुंचने जाने के लिए यातायात चाहिए, और कम्युनिकेशन यानी मैसेज भेजने ले जाने का, यानी बातचीत करने का मीन्स जो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और बाजार नजदीक हो, है ना, बाजार पहुंचने में सुलभता हो। तो ये हो गया आइडियल लोकेशन। क्या क्या हो गया, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात, और दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन अच्छा हो, सरकार के गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके फेवर में हो, फेवरेबल हो, है ना। और उसके बाद बाजार नज़दीक हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, पानी की उपलब्धता हो, जैसे हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो वाटर चाहिए रंगाई के लिए, सफाई के लिए, है ना। पोर्ट हो, जैसे बॉम्बे हो गया, पोर्ट यानी बंदरगाह, है ना। और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलता हो, कुशल और कुशल मजदूर चाहिए वो मिलता हो, है ना। और बैंकिंग सुविधा हो, बीमा की सुविधा हो, है ना। और ये सब लोकेशन आइडियल लोकेशन हो गए। यातायात के साथ बता ही दिए, ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छा हो, एयरवे, वाटरवे, और जो भी रोडवे होता है, बाजार और जनसंख्या भी होना चाहिए, बाजार मिल जाए, ये सब आइडियल लोकेशन हो गया। तो ये खत्म हो गया, आपको आइडियल लोकेशन हो गया इंडस्ट्री का। और ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री को किस बेसिस पे बांटा गया है। तो पहला तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, है ना। एग्रो यानी एग्रीकल्चर से जिसका रॉ मटेरियल आता हो उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। कौन कौन आ जाएगा, तो गन्ना आ जाएगा, कागज उद्योग आ जाएगा, शुगर केन और पेपर मिल आ जाएंगे, है ना। ये सब उसके टी कॉफी बागान वाला वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड में कौन है, टेक्सटाइल रबर भी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, टी कॉफी सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल तो आयरन स्टील आ जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक है ना। आयरन स्टील और सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल सब उसी से आ जाएगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम बात करेंगे कि तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इसमें अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट कौन पर, इन्वेस्टमेंट पर, तो एक तो हो जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री,
यानी 1 करोड़ से 1 करोड़ से जो है उभव में हो, माने ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है ना, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो, और हालांकि बढ़ता घटता रहेगा, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो। अब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग इसे बोलते हैं। तो 1 करोड़ से कम हो तो क्या होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएंगे। 1 करोड़ से कम हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाएंगे। हालांकि अब तो जैसे बढ़ता रहेगा उसका भी आंकड़ा 1 करोड़ वाला बढ़ता चेंज होता रहेगा, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग यही है। 1 करोड़ से ऊपर तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल क्या होगा, तो उसमें ज्यादा लोग लेबर खटते होंगे, गुड्स का प्रोडक्शन यानी माल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता होगा, टर्नओवर उनका ज्यादा होगा, बहुत एरिया में फैले होंगे। उसी तरह से स्मॉल में उसी तरह होगा, कम लोग खटते होंगे, पूंजी कम लगा होगा, कम मजदूर उसमें होंगे, इसका उत्पादन प्रोडक्शन भी उतना ही कम होता होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है ना। अगर हम बात करें एक और इसमें आ जाएगा कि स्मॉल, ये तो हो गया इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। अब हम करेंगे बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक। ये तो बताती है आपको एनएमसी क्या हो गया, उसको करने के लिए अगर हम इसको बात करते हैं कि इसका ऑनरशिप बेसिस पे है ना, ऑनरशिप बेसिस पे क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल हो जाएगा, और कम्युनिटी हो जाएगा, या प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद पब्लिक हो जाएगा और ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्राइवेट सेक्टर कौन होगा, तो वैसा प्राइवेट में भी हो जाएगा वैसा इंडस्ट्री जो कि मतलब किसी एक खास आदमी को चलाया जाता है, प्राइवेट बता दीजिए, प्राइवेट छोड़ दीजिए ना, प्राइवेट से वैसा इंडस्ट्री जो एक निजी संस्था एक खास लोग को चलाया जाता हो, इसे एक आदमी का हक हो, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो जियो हो गया, है ना, जियो हो जाएगा, ओके, जियो हो जाएगा, रिलायंस हो जाएगा, डाबर हो जाएगा। ठीक है ना, डाबर। और पब्लिक सेक्टर में कौन आ जाएगा, जिसको सरकार उस पर उसका कंट्रोल करती हो, रन कराती हो, सारा कंट्रोल उसके हाथ में पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा, है ना, सरकार का पब्लिक का हो। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे आपको भेल और सेल। भेल और सेल क्या होता है, इसका हो जाएगा आपको भेल का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, आप लोग के बुक में लिखा हुआ देख सकते हैं। और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, ये सेल हो गया। ये हो गया। ज्वाइंट सेक्टर में कौन हो जाएंगे, तो ज्वाइंट सेक्टर में हो जाएंगे मतलब ये दोनों मिलकर चलाए, पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों मिलकर जब चलाएंगे, ये दोनों मिलकर चलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है ना, ऊपर भी लिखा हुआ ज्वाइंट सेक्टर। तो इसको आप प्राइवेट क्या हो जाएगा, तो मतलब जो खास लोग चलाएंगे, किसी जैसे जियो हो गया, रिलायंस हो गया, डाबर हो गया, है ना, एशियन पेंट हो गया, सब प्राइवेट हो गया। और पब्लिक सेक्टर में कौन, जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती हो, कंट्रोल करती हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बोलेंगे। तो कौन हो गया, भेल और सेल, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हो गया पब्लिक सेक्टर में। ज्वाइंट सेक्टर में कौन आएगा, तो पब्लिक यानी इंडिविजुअल, कोई संस्था प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है ना, तो जैसे वाइल इंडिया, इसका क्या हो जाएगा ज्वाइंट सेक्टर में, तो वाइल इंडिया लिमिटेड, तो ये जाएगा ज्वाइंट सेक्टर में हो जाएगा। अब है एक और, सॉरी एक और आएगा, एक इसमें कौन आएगा, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, अब कौन आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आ जाएगा, तो आप कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आएगा, एक और छूट गया,
कोऑपरेटिव सेक्टर में एक कौन चलाएंगे, तो जो है ऑनर और लेबर और कौन, तो रॉ मटेरियल जो है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल देने वाले तीनों मिलकर चलाएंगे। और तो क्या होगा, है ना, ये रॉ मटेरियल देने वाले और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हो, और मजदूर, लेबर और मालिक तीनों मिलकर चलाएंगे और जो है शेयर जो है आपस में बांट लेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। क्या क्या हो गया, एक तो पहले इसका हो गया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिर ज्वाइंट सेक्टर, और उसके बाद क्या हो गया, एक कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर में कौन आएगा, तो गवर्नमेंट, जिसको माने जैसे इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है, शेयर रखती है सारा, तो क्या पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। जैसे भेल हमने बताया है, क्या क्या बताया है, भेल और सेल इसका आ जाएगा इसमें, क्या, तो भेल और सेल, तो भेल का क्या हो गया, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और प्राइवेट सेक्टर में तो जैसे रिलायंस आ जाएगा, जियो आ जाएगा, एशियन पेंट आ जाएगा, है ना, डाबर आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में किस प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, बाबर डाबर जो भी है, एशियन पेंट हो जाएगा, जियो हो जाएगा, रिलायंस हो जाएगा, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे इंडस्ट्री जो प्राइवेट संस्था या एक प्राइवेट इंडिविजुअल आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, रन किया जाता हो, चलाया जाता हो, उसको प्राइवेट सेक्टर। और ज्वाइंट सेक्टर में कौन आएगा, तो ज्वाइंट सेक्टर में ये दोनों मिलकर चलाएंगे, यानी प्राइवेट और, है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाएंगे, तो क्या ज्वाइंट सेक्टर हो गया। जैसे कौन आएगा, तो वायल इंडिया लिमिटेड, ये ज्वाइंट सेक्टर में आ जाएगा। और कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आएगा, तो लेबर, ऑनर और रॉ मटेरियल देने वाले तीनों मिलकर हम चलाएंगे और उसका शेयर आपस में बांटते हैं, तो ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर आएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या आ जाएगा, तो लेबर, रॉ मटेरियल देने वाले और मालिक तीनों मिलकर चलाएंगे, तो हो जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर या सहकारिता क्षेत्र बोलेंगे। ज्वाइंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। तो ये तक, यहाँ तक अब कंप्लीट हो गया। अगर ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किसका है, इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। पहले तो हो गया लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल हो गया कि 1 करोड़ जो है, अगर वो ऊपर है तो लार्ज स्केल हो गया, 1 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, है ना। इन्वेस्टमेंट होता हो तो लार्ज में बहुत सारा लोग काम करते होंगे, लेबर बहुत काम करते होंगे, बहुत ह्यूज अमाउंट प्रोडक्शन होता होगा, बहुत ज्यादा उत्पादन होता होगा, और उस हिसाब से इसमें कम होता होगा, कम काम करते होंगे, प्रोडक्शन उत्पादन भी कम होगा। फिर हम क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, यानी बंटवारा किस पे इंडस्ट्री का, तो ऑनरशिप के बेसिस पे कर दिए। इन्वेस्टमेंट ये हो गया, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट के हो गया, ये हो गया एक ऑनरशिप के बेसिस पे, है ना, ऑनरशिप बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर एक कौन हो गया, तो 1, 2, 3 और 4, है ना, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रियल लोकेशन बता दिए हैं सब चीजें, तो यहां पर 4 टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब जो है बाय ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट फिर वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ में। 10 के एग्जाम में जो आने वाला है आपका, और ज्योग्राफी से मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ लाइन इकोनॉमिक्स टॉपिक। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने 4 टॉपिक आपका डील कर दिया, हो सकता है कुछ फास्ट में बोल दिया हूँ, और नहीं समझ में तो बार बार रिपीट करके सुनिए, पॉज कर दिए, अगर मन उब गया हो तो लिखिए, बार बार सुनिएगा, जल्दी याद हो जाएगी। और जो चीज़ नहीं याद हो उसको लिखिएगा, तो वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक वे है, वो आपको लिखिएगा, जल्दी याद होगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।